तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी 9th क्लास का सेकंड चैप्टर में हमने भारत के भौतिक विभागों का विभाजन कर दिया था कि भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। और उसके बाद में हमने हिमालय पढ़ लिया था। हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ कैसी हैं, हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है, महान हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है ना। आई थिंक सब कुछ याद होगा, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है चैनल पे। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, 9th क्लास की ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट निकालिए। उसमें 4 वीडियो हो गए शायद अभी तक इस चैप्टर के, वो आपको सारे मिल जाएंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मिला के। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान, या फिर हम इसे ऐसे भी बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो मतलब हमारा दूसरा नंबर का जो भौतिक विभाग है वो हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है तथा लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और इसमें से उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। यह मैदान लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर में लंबा और 240 वर्ग किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हुई हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण से इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दोआब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंज मतलब 5 और आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत ही बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हिमालय से निकलती हैं और इस मैदान के इस भाग को में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी भारत के राज्यों जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी भाग विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या, एक बार मैं इसको पूरा पढ़ देती हूँ, फिर हम एक एक लाइन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल रूप के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 816 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर की पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं पुनः धरातल पर निकल आती हैं, जो नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है और इस क्षेत्र में दूधवा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ों से बना हुआ है। ये नदियां बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका की आकृति को प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांबर या भांगर के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हम कंकड़ कह सकते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। ये उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। छोटा सा है उत्तर का विशाल मैदान। 4-5 बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको स्थिति दिखा देती हूँ, उत्तर का विशाल मैदान कहाँ से है। ये देखो, जो लाइट स्किन कलर का इसने बनाया हुआ है, ये वाला, ये भारतीय मरुस्थल तो अलग छोड़ देते हैं, मतलब इसको ऐसे लेंगे, सिर्फ मरुस्थल को अलग छोड़ दो, इसको है ना। बाकी ये सारा
यहाँ से लेकर इधर तक का ये सारा हिस्सा उत्तर का विशाल मैदान ही आएगा, है ना। तो एक बार तो स्थिति देख लो, इसी के अंदर देखो गंगा नदी, यमुना नदी और गंगा के सहायक घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, है ना। और इधर देखो ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर ये देखो इधर सिंधु नदी, है ना। ये सिंधु नदी यहाँ से आकर ऐसे जा रही है, और इधर आप सिंधु के सहायक देख रहे हो, सिंधु की सहायक नदियाँ देख रहे हो, झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब यहाँ पे मिलेंगी आपको। ये सारी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, और ये मिलकर पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं कि 3 नदियों से मिलकर बना हुआ है, 3 नदी और उनके सहायक नदियों से। तो आपको पता चल रहा है, एक तो देखो ये बड़ी नदी गंगा नदी आ रही है, तो गंगा की सहायक है यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना। और नीचे की तरफ से सोन। वैसे चंबल नदी तो यमुना के सहायक है, मतलब कहने का मतलब है इन सब नदियों से मिलकर बना हुआ है। एक हमने देख लिया सिंधु नदी, और सिंधु नदी की सहायक नदी मतलब ये जो भी आ रही है इनसे मिलकर, और तीसरा ये इधर से ब्रह्मपुत्र निकल के आ रही है इनसे मिलकर। 3 नदी बड़े, भारत के 3 बड़े नदी तंत्र हैं, इनसे मिलकर गंगा का मतलब उत्तरी मैदान बना हुआ है। अब यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। जलोढ़ मिट्टी क्या है? वह मिट्टी जो नदी प्रतिवर्ष अपने साथ लेकर आती है। लाइक जैसे ही बारिश का मौसम आएगा या फिर नदी जहाँ भी बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर युक्त उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है वो, है ना। जैसे कि बजरी नदी से आती है, तो उस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो आपको पता है यह मैदानी नदियों से बना हुआ है, तो यहाँ पे मिट्टी कैसी होगी? जलोढ़ मिट्टी। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद के में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। अब इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ? इस मैदान के जस्ट ऊपर देखो, ये हिमालय है ना। अब हिमालय से हमने देखा, देखो ये गंगा नदी निकल के कहाँ से आ रही है? हिमालय से। यमुना नदी कहाँ से निकल के आ रही है? हिमालय से। सिंधु नदी ये तिब्बत के पठार से होते हुए हिमालय से होते हुए ऐसे जाती है। और ये सांगपो, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ये भी हिमालय से होती हुई ऐसे आ रही है। तो ये नदियाँ क्या होती है कि जहाँ से शुरू होती है तब नदी की मतलब धारा बहुत तेज होती है, और नदी का जो स्पीड है वो भी बहुत तेज होती है। तो अपने साथ में बहुत सारे कंकर, पत्थर, रेत, बजरी अपने साथ लेके आती है, और लेके आते इन खड्डों में। पहले यहाँ खड्डा था, इसको भरती गई भरती गई भरती गई इतने सालों से, और आज यह इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी अवसाद लाए गए हैं उनसे यहाँ पे एक मैदान का निर्माण हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तर का विशाल मैदान, या फिर उत्तर का मैदान हम कहते हैं। तो मतलब हिमालय से जो नदियाँ लाई गई, जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ से नदी नीचे उतरती है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जमा कर देती है जो अपने साथ लाती है। तो इसे हम बोलते हैं गिरिपाद मैदान, या फिर जलोढ़ मैदान भी कह सकते हैं। गिरिपाद मैदान मतलब नदी अपने अवसादों से जिस मैदान का निर्माण करती है उसे गिरिपाद मैदान कहते हैं। और ऐसे ही इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 7 लाख। तो आप सबको पता चल गया होगा। पहले देखो हम कल क्या पढ़ रहे थे, हिमालय खुद नवीन पर्वत है ना, नया पर्वत है। और इसका निर्माण, उत्तर के मैदान का निर्माण हिमालय के भी बाद हुआ है। क्यों? क्योंकि हिमालय से जो नदियाँ आई उसने यहाँ पे जमाव कर करके इस मैदान का निर्माण किया है। तो ये मैदान हिमालय से भी नया हो गया, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत का अगर ये 6 भूभाग देखिए, और इसमें सबसे नवीनतम भूभाग अगर हम देखते हैं तो वो यही है, मतलब उत्तर का मैदान ही। और दूसरे नंबर का कौन सा है? हिमालय है। और सबसे पुराना देखें तो हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे पुराना भूभाग है। इसकी लंबाई विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, और चौड़ाई और लंबाई इसके आप देख सकते हो, डेटा है 2400 वर्ग किलोमीटर तो लंबा है, और 240 से 300 चौड़ा है। ठीक है। एक दोस्तों माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास स्थान है। वो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आपको सिर्फ ये फैक्ट याद करना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, मतलब जो नदी से बनाया गया है, वो कौन सा है? माजुली द्वीप है। और कहाँ है भाई? कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ लोग रहते भी हैं। ठीक है। अब दोस्तों यह सघन जनसंख्या वाला जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है ना, वो सबसे सघन जनसंख्या वाला है। देखिए अभी अभी एक बार इसकी स्थिति फिर से देखिए कि मैंने बताया ये वाला स्थान जो है ये हमारा है मतलब उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ पे आपको पता है यूपी बसा हुआ है, यहाँ पे बिहार बसा हुआ है, कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का भाग भी आ जाता है ना। तो ये सारे जो स्थान है वो हमारे सबसे सघनतम स्थान है। और जब सबसे सघनतम जनसंख्या कहाँ होगी? जहाँ एक तो देखो समतल जमीन होगी, तो मैदान यहाँ पे है ही। दूसरा यहाँ पे पानी अच्छा होगा, नदियाँ इतनी सारी आती हैं। तीसरा यहाँ की जो मृदा है वो जलवायु होगी। तो आपको पता है मृदा जो है वो उपजाऊ है। तो आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी आ जाती है। जितनी मिट्टी नई होगी उतनी उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तीसरा यहाँ की जलवायु भी अच्छी है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा
गर्मी होती है ना, तो अच्छी जलवायु भी पाई जाती है। इस कारण से क्या है, हमारे जो भारत का सबसे सघनतम बसा हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या जो रहती है वो इसी एरिया में रहती है। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों चीज़ें, तीनों राज्य यहीं पे स्थित हैं, ठीक है। अब है कि हाँ, यहाँ से जो नदियाँ उतरती हैं वो निक्षेपण का कार्य करती है। निक्षेपण मतलब अपने साथ लाए गए पदार्थों को इकट्ठा कर देना। वो हमने पढ़ी लिया कि उसी से यह मैदान बना हुआ है। नदी के निचले हिस्से में ढाल कम होता है, जिसके कारण से देखो ये नदी ऐसे उतर रही है, यहाँ से कोई नदी शुरू हो रही है तो यहाँ तो इसके पास में बहुत ज़्यादा पानी होगा, है ना। लेकिन बहुत पहाड़ भी तो कितने बड़े बड़े होते हैं, हिमालय कितना बड़ा, नीचे आते आते ये इसके पास पानी भी कम हो जाता है, ढाल भी कम हो जाता है। तो कई बार नदी क्या होती है, ऐसी ऐसी छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है, क्योंकि ढाल कम हो गया, नीचे मैदान आ गया, पानी भी कम हो गया और उसके साथ जो लाए गए पदार्थ थे वो ज़्यादा हो गए, तो वो नदी के बहाव को रोकते हैं। तो नदी ऐसे ऐसे कई सारी शाखाओं में बट गई। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं, नदी वितरिकाएं। क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, वितरिकाएं। नदी वितरिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारी गंगा नदी है, एक बार तीनों नदियों का दिखाती हूँ, सिंधु को तो छोड़िए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दिखाती हूँ। ये जैसे हमारी गंगा नदी है, देखो अब ये यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ से बहती हुई, यहाँ से बहती हुई, यहाँ से बहती हुई, मतलब उत्तराखंड से निकल के फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी बंगाल में ऐसे बहती हुई यहाँ आके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो आप इसकी स्थिति ये देखिए कि जब ये यहाँ पे बंगाल के खाड़ी में गिरती है ना, तो क्या होता है, इसकी भी स्पीड कम हो जाती है, साथ में लाए गए पदार्थ ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये भी ऐसे कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है हमारी गंगा नदी भी, है ना, जब अपने मतलब यहाँ आके गिरने से पहले, है ना। तो ये तो एक तो डेल्टा का निर्माण कर लिया, ये वितरिकाएं बन गई ना, और ये त्रिभुजाकार आकृति बन गई ना। इस त्रिभुजाकार आकृति को क्या बोला गया है, डेल्टा बोला गया है। और इसी तरह से अपने साथ लाए गए जो पदार्थ हैं उनको यहाँ जमा कर देती है, तो मिट्टी का जमा हो जाता है, कंकड़ पत्थर का जमा हो जाता है, तो द्वीप का निर्माण हो जाता है, मतलब एक स्थान बन जाता है ऊंचा, टीबा सा मान लो। तो वो क्या हो गया, द्वीप का निर्माण हो गया। सेम ऐसे ये देखो, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के फिर यहाँ से इंडिया में प्रवेश करके ऐसे इंडिया में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, और यहाँ आके फिर गंगा नदी के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में यूं, ये भी ऐसे ही डेल्टा का भी निर्माण करती है। और द्वीप तो आपने पढ़ी लिया, माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ठीक है। तो यही बात इसने बताई है कि द्वीपों का भी निर्माण होता है और वितरिकाओं का निर्माण होता है। अब ये कह रहा है दो आब, दो आब का इसने अर्थ बताया है, दो मतलब दो और आब मतलब पानी, मतलब दो नदियों के बीच का स्थान दो आब कहलाता है। और पंजाब, पंजाब भी ऐसे ही बना है, बोला है पंज आब, मतलब पांच आबों से बना हुआ पंजाब कहलाता है, मतलब पांच नदियों से बना हुआ। तो सबसे पहले तो इसने ना इसका विभाजन किया है, मतलब इस जो उत्तर के मैदान का विभाजन किया है क्षेत्रों के आधार पर। तो सबसे पहला बोला है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ ये जो पार्ट है, ये इसमें देखो कुछ तो इसका हिमालय में आता है और कुछ इसका इसमें आता है उत्तर के विशाल मैदान में। ये जो पार्ट है इसको इसने बोला है पंजाब का मैदान। क्या बोला है, पंजाब का मैदान, है ना। और ये पंजाब का मैदान ये कह रहा है कि इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये सारी नदियाँ पाकिस्तान में जा रही हैं, है ना। पंजाब का मैदान क्यों बोला गया है, क्योंकि पांच नदियों से मिलकर बना हुआ है, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और व्यास, है ना। ऐसे करके पांच नदियों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे पंजाब का मैदान कहते हैं। और पंजाब का मैदान इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में स्थित है। और पंजाब में बहुत सारे दोआब है, दोआब की नहीं कहेंगे, दो नदियों के बीच का स्थान, जैसे रावी और व्यास के बीच का दोआब, रावी चिनाब के बीच का दोआब हो गया, सतलज और व्यास के बीच का दोआब हो गया, ऐसे करके बहुत सारे दोआब है। कहने का मतलब एक विभाग तो हो गया पंजाब का मैदान। फिर दूसरा यहाँ पे घग्गर नदी है, घग्गर नदी से लेकर तिस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, इसके ये बीच वाला क्षेत्र ये क्या कहलाएगा, गंगा का मैदान। क्या कहलाएगा, गंगा का मैदान, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बड़ी नदी गंगा ही है और ये सारी उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इस गंगा के मैदान में भारत का ज़्यादातर क्षेत्र आ जाएगा, जैसे कि उत्तराखंड भी आ जाएगा, बिहार भी आ जाएगा, यूपी भी आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल भी आ जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा, है ना, और थोड़ा सा एमपी का हिस्सा भी आ जाएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो कौन सा है, गंगा का मैदान, है ना, इसे हमने बोल दिया गंगा का मैदान। बाकी तिस्ता नदी से लेकर आपको पता है ये ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ पे असम राज्य है ही, तो इसे असम का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, असम का मैदान बोलते हैं। ये हमारा है असम का मैदान, ठीक है। तो तीन मैदान के तीन विभाजन हो गए क्षेत्र के आधार पर, गंगा का, सॉरी, ये एक तो पंजाब का मैदान, एक गंगा का मैदान और एक है
असम का मैदान, ठीक है। अब इसे मत भूलना आप कभी। अब ये बोल रहा है कि उत्तर के मैदान को वैसे तो हम सोचते हैं कि भाई मैदान है, मैदान में कोई स्थलाकृति नहीं पाई जाती है, पर ये कह रहा है कि गलत बात है भाई, मैदान में भी अपनी तरह की अलग तरह की कई स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। हालांकि मैदान में पहाड़ पर्वत कम होते हैं, लेकिन मैदानों की खुद की भी कुछ स्थलाकृतियाँ होती है। तो फिर इसने बताया भाई कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ होती हैं, तो वही हम ये बता रहा है कि एक तो खादर बांगर होती है और एक भाबर और तराई होती है। देख लीजिए ये जो बता रहा है। हाँ, ये यहाँ से देखिए, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी गुट्टी का, हाँ देखो अब आपको ऐसे ही समझाती हूँ। जैसे हमने बोला कि इस मैदान का निर्माण, ये यहाँ तक का ये मैदान है, इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है कि यहाँ से जो भी हिमालय से नदियाँ नीचे उतरती हैं वो अपने साथ में जो भी अवसाद लाती हैं वो जमा कर देती हैं, और जमा करने से इस मैदान का निर्माण हो गया। तो कह रहा है कि जब नदियाँ नीचे उतरती हैं ना, तो अपने साथ में जैसे बहुत सारे पदार्थ लेके आती है। तो सबसे पहले जैसे ये तो यहाँ तक तो हिमालय है अपना, है ना, यहाँ तक तो हिमालय है। अब हिमालय से नीचे उतर के आएंगे तो पदार्थ का जमाव यहाँ करेंगी, है ना, यहाँ करेंगी। अब अपने साथ में नदी मतलब बालू मिट्टी भी लेके आती है, रेत भी लेके आती है, बजरी भी लेके आती है, कंकड़ पत्थर, मोटे पत्थर, पतले पत्थर, सब कुछ लेके आती है नदी। तो यहाँ आके इकट्ठा कर देगी जस्ट पर्वत की तलहटी में, और इसने लंबाई बताई है लगभग 8 से 16 किलोमीटर की लंबाई में ये जमा कर देंगी, है ना। अब नदियों के साथ में इतने सारे पदार्थ होते हैं कि नदी जो खुद है ना वो ही उन पदार्थों के नीचे लुप्त हो जाती है, मतलब नदी तो खुद तो गायब हो जाती है, और पहाड़ के नीचे हमें इनका बस ढेर सा दिखाई देता है ना, किसका, रेत, बजरी, बालू, पत्थर, कंकड़, इनका रेत सा दिखाई देता है। और पानी कहाँ चला जाता है, नदी का इन सब के नीचे चला जाता है, दिखता नहीं है जमीन पे। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं भाबर। देखो यही इसने यहाँ पे बताया है आगे। हाँ, 8 से 16 किलोमीटर लंबी चौड़ी गुट्टिका का निर्माण कर देते हैं, इसे भाबर कहते हैं। इसमें सारी सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तो नदियाँ क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। पहली जो पट्टी होगी हिमालय के नीचे, इसे हमने कहा भाबर। यहाँ नदी अपने अवसादों का जमाव करती है, कितनी चौड़ाई में, 8 से 16 किलोमीटर की लगभग चौड़ाई में, और यहाँ क्या होती है, नदियाँ गायब हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो एक पट्टी हो गई जिसे हमने भाबर बोल दिया। इसके आगे तो दूसरी पट्टी बनेगी, इसमें क्या होगा कि जमाव तो इधर कर दिया भाबर में, अब है ना यहाँ भी है तो दलदल ही, है ना, लेकिन क्या होगा, जो नदियाँ इधर गायब हुई थी ना इन पदार्थों के नीचे, वो वापस जमीन पर दिखने लगेंगी, पतली पतली धाराएं पानी की यहाँ पे दिखने लगेंगी। तो ये क्या हो गया, पानी से क्या हो गया, तरबतर हो गया। तो इसलिए क्या कह दिया हमने, इसको तराई क्षेत्र कह दिया। क्या कह दिया, तराई क्षेत्र कह दिया, है ना। तो दो क्षेत्र हो गए, एक तो भाबर और एक तराई। भाबर कौन सा, पहाड़ के जस्ट किनारे पर जहाँ पे बहुत सारे अवसाद नदी ने जमा कर दिए, और जो नदियां हैं वो एकदम नीचे गायब हो गई उन अवसादों के। और तराई कौन सा, कि जब नदियां उन अवसादों से गायब होने के बाद में आगे के क्षेत्र में पुनः छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में धरातल पे दिखाई देने लगती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसने यहाँ बताई हैं, तराई कहते हैं। और ये जो तराई क्षेत्र आपको पता है, ये भाबर और तराई दोनों ही जंगलों से भसा हुआ क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते थे। लेकिन जब पाकिस्तान से शरणार्थी आए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब तो हमने क्या किया, इन जंगलों को काट के इन शरणार्थियों को यहाँ पे बसा दिया, है ना। और यहीं पे दूधवा नेशनल पार्क भी स्थित है, हमारा राष्ट्रीय उद्यान है दूधवा, वो भी यहाँ पे स्थित है। अब आपका काम है, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे दूधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, क्या यह है यूपी में स्थित है या फिर उत्तराखंड में स्थित है ना। और देख के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ, बट अगर आप सर्च करोगे तो 2-3 फोटोज़ भी मिलेंगी, क्यों फेमस है दूधवा नेशनल पार्क, ये भी मिलेगा, तो आपके ज़्यादा याद होगा, ठीक है। और मुझे भी लगे कि चैनल पे एक्टिव हैं आप लोग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। अब उत्तरी मैदान के दो भाग तो हो गए, भाबर और तराई। दो भाग होते हैं जलोढ़, बांगर और खादर, जिसे इसने भांगर लिखा है, भांगर और खादर, ठीक है। तो देखो ये पहाड़ है और यहाँ पे नदियाँ आ रही है। एक भाग तो ऐसा होगा जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँच रहा है, प्रतिवर्ष, ठीक है। प्रतिवर्ष जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँचता है उस भाग को तो कहते हैं बांगर, क्या कहते हैं, बांगर, या फिर इसने जो लिखा है भागर, वो भी कह सकते हैं। और दूसरा भाग उससे आगे वाला क्षेत्र होगा जहाँ पे नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, जनरली वो थोड़ा सूखा रहता है, उसे बोलेंगे हम खादर। क्या बोलेंगे, खादर, है ना। तो जहाँ पे तो बाढ़ का पानी पहुँचेगा वहाँ पे तो प्रतिवर्ष नई मिट्टी, नए पदार्थ आ ही जाएंगे उस पानी के साथ में, और जहाँ नहीं पहुँचेगा वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ होगा, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, खादर। अब इसे याद कैसे करोगे बांगर और खादर को, बांगर का मतलब यूँ याद कर लो,
बंदर, और बंदर क्या बाढ़ के पानी में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं, है ना, नहीं रहते हैं ना। तो बांगर का मतलब तो हुआ कि जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया आपको? देखो, बांगर मतलब होता है जहाँ, बांगर से निकालो बंदर। बंदर क्या पानी में रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो बांगर वो वाला क्षेत्र होगा जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है। और खादर, इसका उल्टा कर दो, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे क्या कह देंगे हम? खादर कह देंगे। ठीक है, तो बांगर और खादर आप थोड़ा सा ये याद कर सकते हो इस भाग को। बांगर जहाँ नदियों के बाढ़ के पानी से ऊपर स्थित है, ऊपर, है ना, मतलब पानी नहीं पहुँच पा रहा, उसे क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। और इसी क्षेत्र में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। और बाढ़ वाले मैदान जहाँ प्रतिवर्ष पहुँच रहा है बाढ़ का पानी, उसे क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। और प्रतिवर्ष उपजाऊ तो हो ही जाएंगे क्योंकि यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी आ रही है और गहन कृषि के क्षेत्र हो जाते हैं। तो उत्तरी विशाल मैदान में ये चार चीज़ें जो हैं, एक तो भाबर तराई और एक बांगर खादर, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ज्योग्राफी की। जब भी कोई एग्जाम दोगे आप तो भाबर तराई और बांगर खादर, तराई के नाम से तो वैसे इन भाबर तराई को तो कैसे याद करोगे? तराई जो तरबतर रहती है ना, और भाबर दूसरा इसके साथ का हो जाएगा जो खाली रहता है। और बांगर खादर में बंदर पानी में नहीं रहते हैं, तो बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा। और दूसरा कौन सा बचेगा? खादर, जहां बाढ़ का पानी पहुंचेगा। तो ये था दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कल हम नेक्स्ट विभाग पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी क्लासों की एनसीईआरटी यहाँ पढ़ाई जाएगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मेंस आंसर राइटिंग मेरे चैनल पर चल ही रही है, तो आप वो भी मदद ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।